जी, गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, प्रणाम भाई साहब। और एक देर यूनिवर्सिटी में यूएस में प्रोफेसर हूँ और मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसका नाम है सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी, मैं उसमें प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हूँ मैं यहाँ पे, उसमें सस्टेनेबिलिटी में पढ़ाता हूँ, बट मेरा जो कोर एरिया है वो इन्वायरमेंटल साइंस तो नहीं है, पर ये है कि डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी। हम कैसे डिजाइन करें, कैसे बिजनेस डिजाइन करें, कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करें, कैसे मटेरियल्स को यूज करें कि वो इन्वायरमेंट के लिए और हर तरह से सस्टेनेबल हो। तो वो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी, वो मेरा कोर एरिया है। तो मैंने पीएचडी करी है बिहेवियर चेंज में और सस्टेनेबल बिहेवियर में, कि जैसे हमें यदि लोगों को प्रमोट करना है या लोगों को एनकरेज करना है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और गेम बेस्ड अप्रोच भी हो सकती हैं, और बिहेवियर कैसे वर्क करता है, माइंड कैसे वर्क करता है। तो मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च करी अपनी कंजम्पशन बिहेवियर पे और सस्टेनेबल बिहेवियर पे। ये मेरा शुरू से रिसर्च का टॉपिक रहा है, तो पीएचडी भी इसी में करी है। उससे पहले मैं डिजाइन प्रैक्टिस करता था, मैं प्रोडक्ट डिजाइनर हुई। तो मैंने आईआईटी किया था। जनरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ड्यूरेबल्स, किचन अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, ये सब। तो ये करते करते 8-10 साल मैंने प्रोडक्ट्स डिजाइन करे, फिर मेरा इंटरेस्ट बना सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो इसलिए मैंने इस फील्ड में पीएचडी करी, कि जाना कि अ, यदि यदि हम इतनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए यदि बिहेवियर चेंज करना है, माइंड सेट चेंज करना है, तो कैसे हो। तो वो मैंने इस पे काफी रिसर्च करी। तो ये मेरा टॉपिक रहा है। तो बाबूजी जब आए थे तो हमारा काफी डिस्कशन रहा, बाबूजी से बहुत इनपुट मिले कि सस्टेनेबिलिटी के और एंगल या पर्सपेक्टिव और क्या क्या हो सकते हैं देखने के लिए, और लाइफ भी कैसे और सस्टेनेबल हो सकती है। हम एक तरफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और भी इसको और ब्रॉड वे में कैसे देखा जा सकता है। तो बाबूजी से काफी इंस्पिरेशन मिली इस पे। तो ये था। तो आज तो ये टॉपिक जो रखा गया है, इसलिए सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर एक इंट्रोडक्शन से हो जाएगा टॉपिक का। तो आज का जो टॉपिक है, रिसर्च का जो जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें वैसे तो हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सब पता है, लेकिन इसके साथ होते होते मिसकंसेप्शंस भी हैं कुछ चीजों को लेके, या कई बार डेफिनेशंस क्लियर नहीं होती, या कुछ पता नहीं पड़ता ये सस्टेनेबल है या ये सस्टेनेबल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन माइंड में आते। बट जनरली हम लोगों को, हमें सबको पता होता है कि सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है। ठीक है कि हम
अपनी लाइफ या जो हमारी हैबिट्स है, बिहेवियर है, उनमें क्या चेंज से हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो सकता है थोड़ा सा। तो वो चीजें हम जो है ना ये टॉपिक में ये देख सकते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो वो वाला पार्ट हम देख लेंगे। दूसरा हम ये देख लेंगे कि सस्टेनेबिलिटी जो है क्योंकि हम एनवायरमेंट से ज्यादा इसको रिलेट करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं एग्जैक्टली सारे तो जानना और सारे कवर करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज और वो सब जान सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इश्यूज हैं, और करंट सिचुएशन जो है उसको जानना भी जरूरी है। ये इसलिए है क्योंकि यदि हम कोई चीज को ठीक करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका सिस्टम क्या है, करंट बेसलाइन असेसमेंट क्या है, तो ये जानना जरूरी है। तो वो जान सकते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ डेली लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो हम जान सकते हैं और उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सॉल्यूशंस हो सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंडस्ट्रियल बेस्ड, पर हम सॉल्यूशन ऐसे देखना चाहते हैं जो एटलीस्ट हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें। सिस्टम चेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर चेंजेस तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे चेंजेस, छोटी किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, वो चीजें हम थोड़ा देख सकते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक रिसर्चर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम है वेंडल बेरी। इन्होंने एक लाइन बताई है कि इन्होंने एक बात कही है कि वी आर इन ट्रबल जस्ट नाउ बिकॉज वी आर इन बिटवीन स्टोरी। आप तो अपने लोग जी दूसरा एक काम बताइए भाई ये और साहब। कर सकते हैं भाई साहब कि इसको जो हम्म। है जैसे आप अभी पीपीटी शेयर कर रहे हैं तो वीडियो जी। थोड़ी देर के लिए ऑफ करके भी देख सकते हैं, हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। हम्म। हाँ, तो वीडियो वीडियो बंद करने से पर स्क्रीन तो शेयर फिर भी हो जाएगा। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, जी जी जी, और पीपीटी चलता रहेगा तो कुछ विजिबल रहेगा स्क्रीन पर। जी आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है जी। तो मैंने वीडियो बंद कर दिया है, इससे थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जी जी, आप एक बार अपनी पीपीटी शेयर कर देंगे। जी भाई साहब, ठीक है। अब जो है मैं इसको वापस यहाँ, हाँ जी, तो यहाँ हम तो देख, स्क्रीन पे दिख रही, स्क्रीन पे आपको दिख रही है जी देख पा रहे हैं भाई पीपीटी? साहब, देख पा रहे हैं। क्योंकि तो शेयर तो कर दिए यहाँ से। जी जी हो गया, अब इसको दिख गई कंटिन्यू भाई साहब? करके देखते हैं। हाँ जी भाई साहब, दिख रहा है, दिख रहा है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। देख पा रहे जी हैं? अच्छा ठीक है, परफेक्ट। तो बीच में यदि रुकती है तो ठीक है। जी जी अच्छा भाई ठीक साहब। है, तो फिर यहाँ हैंडल बेरी इन्होंने एक बात कही थी कि वी आर इन ट्रबल जस्ट नाउ बिकॉज, तो इनके कहने का तो इनके कहने का मतलब ये था कि अभी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम दो स्टोरी के बीच में हैं। पहली स्टोरी ये थी कि हमने पहली स्टोरी ये थी कि इसके बारे में जानना, अर्थ के बारे में जानना, हमारे सर्वाइवल के बारे में जानना, अर्थ सर्विस
सिस्टम्स के बारे में जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना, हमने हेलो जी भैया, सॉरी फिर आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। ये अभी ना थोड़ा तो वो आवाज सब में हमारा फर्स्ट फेज था स्टोरी का। किया तो वो बड़ा अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो इसके बारे में ये कहा इन्होंने कि वी आर इन ट्रबल जस्ट नाउ बिकॉज वी आर इन बिटवीन स्टोरीज। तो दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये थी कि हमने लाइफ के बारे में जाना, हमने प्लेनेट के बारे में जाना, अर्थ के बारे में जाना, अर्थ कैसे फंक्शन करता है वो जाना, हमने स्पेस प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में जाना और टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो वो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, हैप्पी स्टोरी। सेकेंड पार्ट स्टोरी का शुरू हुआ जब हमने ये जाना कि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये बात आई कि ये क्यों नहीं कर रहा फंक्शन अच्छे से। तो इस पे जाना कि भाई इस पे रिसर्च हुई तो लगा कि हाँ, ये ह्यूमन एक्शंस की वजह से कुछ इस पे इम्पैक्ट आ रहा है। जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या कंजम्पशन एक्टिविटीज जो भी हैं, तो उनकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सेकेंड पार्ट है स्टोरी। तो जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों स्टोरीज के बीच में है। जो सेकंड स्टोरी है सस्टेनेबिलिटी की, उस पर अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने कुछ चीजें जानी है लेकिन हमने पूरे चेंजेस नहीं करे लाइफ में, या हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम ने, या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। जब हम पूरे चेंजेस कर लेंगे तो हम फिर से मतलब सब सही हो जाएगा, फिर हम एक सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगेंगे। अभी हम जान रहे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। तो ये इनका कहना था। तो इसमें समझदारी ये है कि हमें जितना जल्दी हम सीख लें उतना जल्दी हम इससे पार हो जाएंगे, उतना जल्दी हम इसको अचीव कर लेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल सोसाइटी के। ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। तो ये इन्होंने इसमें एक बात कही थी, तो ये था। अच्छा, अब जो है एक मिनट, तो अब हम इस पे ये तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या क्या है, कैसे हम इसको समझें सस्टेनेबिलिटी को। तो सस्टेनेबिलिटी की जो सबसे पहली डेफिनेशन आई थी वो 1987 में आई थी, ब्रंटलैंड कमीशन में। तो वहां पर ये पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहां से फर्स्ट टाइम इसकी डेफिनेशन आई थी। तो जो इसकी डेफिनेशन रखी गई थी वो ये थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम जीवन जी रहे हैं, जैसे लाइफ चल रही है, जैसे इस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी अपनी नीड्स को मीट कर पाए और वो भी इसी तरह से रह पाए। इसका मतलब ये था। तो ये पहली डेफिनेशन जो है ये हमने सस्टेनेबिलिटी के हमने देखी। फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि सस्टेनेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी दैट लाइफ वुड फ्लरिश फॉरएवर। जैसे लाइफ जो है प्लेनेट पे हमेशा रह पाएगी, और आगे, अभी नहीं, आगे से 10,000 जनरेशंस तक और उससे भी आगे तक ये प्लेनेट जो है वो लाइफ को सस्टेन कर पाएगा। कंडीशंस जो है इस प्लेनेट पे, इन्वायरमेंटल और हर तरह की कंडीशंस जो है वो कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी इस प्लेनेट पे हमेशा। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और कभी भी कंडीशंस जो है वर्स नहीं पाएंगी। हम इसमें सस्टेनेबिलिटी में जैसे ये भी बोलते हैं कि जैसे हम अपने जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या हम अपने बच्चों के जैसे ध्यान रखते हैं, यदि उसकी बजाय, माने वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आगे की जनरेशंस का ध्यान रखने के लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जो हम बेस्ट चीज कर सकते हैं
वो ये कर सकते हैं कि प्लैनेट की कंडीशंस को फेवरेबल बना दें, तो उससे ये रहेगा कि आगे वाली जितनी भी जनरेशन होंगी उनके लिए लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट रहा सस्टेनेबिलिटी का। अब इसमें जो है सस्टेनेबिलिटी की इसमें बात करें तो इसमें जो है सस्टेनेबिलिटी को वैसे तो हम एनवायरनमेंट के एंगल से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तीनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। हम यदि सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस करें और बाकी को इग्नोर करें तो भी प्रॉब्लम है, या किसी एक फैक्टर को इग्नोर करें तो भी प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता ही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कार्बन प्रोडक्शन है, या फिर वेस्ट प्रोडक्शन है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। सोशल फैक्टर्स जो सोसाइटी के अंदर आते हैं उसमें आता है कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स है, सोशल जस्टिस है, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, वो सब सोशल फैक्टर्स में आते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम एनवायरनमेंट पे फोकस करें और हेल्थ पे फोकस नहीं करें तो भी सही नहीं है। यदि हम एनवायरनमेंट पे फोकस करें और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पीस नहीं है कंट्रीज के बीच में, कोई वैसे शांति नहीं है और कोई वॉर लाइक सिचुएशन है या कोई डिजीज आ जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स है, तो इनको भी हमको ठीक करना है। इसलिए सोशल फैक्टर्स में ये सब रखे गए हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। थर्ड जो फैक्टर आता है वो है इकोनॉमिक पार्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इकोनॉमिक सिस्टम इम्पोर्टेंट है, इसमें हम बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे प्लेनेट पे रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो इसको सपोर्ट करे। और जो पॉवर्टी है या जो गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है या लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन सबको भी एड्रेस करना जरूरी है। हम सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट बताए गए हैं सस्टेनेबिलिटी में। अब हम थोड़ी सी इसमें इश्यूज को समझते हैं कि अभी लेटेस्ट रिसर्च क्या बताती है और हमें क्या इसमें इश्यूज हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें इनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने भी अभी वीडियोस निकाले और हमें जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें भी बताया गया है कि उसमें ये बताया गया है, हाईलाइट किया गया है कि हमारा जो है एक, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कुछ बार पहले नेचुरल रीजंस की वजह से, एक बार मान लीजिए मीटियोर हिट हुआ या ऐसे इस तरह नेचुरल रीजंस रहे, तो 5 टाइम्स प्लेनेट पे मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। अभी रिसर्चर्स ने जो कंक्लूड किया है, उन्होंने कहा कि भाई ये जैसा जो सिचुएशन चल रही है इसको हम 6th मास एक्सटिंक्शन बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये इसकी रेट इतनी फास्ट है मास एक्सटिंक्शन की कि इसको हम ये बता सकते हैं कि ये जो सेंचुरी है इसी सेंचुरी में पूरा हो जाता है, ऐसी इन्होंने कैलकुलेशन बताई। तो वो कैलकुलेशन उन्होंने कैसे बताई, वो इन्होंने ऐसे बताई कि उन्होंने इस पे देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की रेट क्या है, उससे कैलकुलेट करके ये बताया गया। तो हमने देखा तो उसमें रिसर्च में ये बताया गया ईयर्स में हमारी हाफ वाइल्ड लाइफ जो है, आधी से ज्यादा वाइल्ड लाइफ पिछले 40 साल में खत्म हो गई है। और ये जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है ये बहुत स्पीड में बढ़ रहा है स्पीशीज का। इसमें एनिमल स्पीशीज भी हैं, ओशन स्पीशीज भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी में सभी आ जाता है। तो इनका जो एक्सटिंक्शन है बहुत हाई स्पीड में हो रहा है, और इतनी हाई स्पीड में हो रहा है कि इसको कह सकते हैं कि ये मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि भाई 2050 तक ओशन स्पीशीज सारे खत्म हो जाएंगे, ओशन में एक भी स्पीशीज नहीं रहेगा। ऑलरेडी जो बड़े जो सी एनिमल्स थे वो ढूंढना ऑलरेडी थोड़ा मुश्किल हो गया, वो कमी है। तो इसको इन्होंने बोला कि 6th मास एक्सटिंक्शन है जो इस सेंचुरी में पूरा हो जाता है। और वो कहते हैं कि जैसे ये सारी स्पीशीज
एक्सटिंक्ट हो रही है, तो हम भी एक इसमें से स्पीशीज में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी स्पीशीज नहीं और ह्यूमंस रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, तो अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं। इसके रीजंस हैं, हैबिटेट लॉस है, ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, ओशन जो है, ओशन एसिडिफाई हो रहा है, ओशन में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है। और जो हमारे फ्रेश वाटर सिस्टम्स हैं वो थोड़े थोड़े बिगड़ गए हैं। जैसे रिवर्स है, रिवर्स का जो फ्लो होता था उसमें हमने डैम्स क्रिएट करे या कंस्ट्रक्शन हुए, तो उनके पैटर्न जो है चेंज हो गए, तो वो भी रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण ये रीजन है कि जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस इतनी स्पीड से हो रहा है। तो इसमें जो मेन आता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है ह्यूमन एक्शंस की वजह से। तो कौन से ऐसे ह्यूमन एक्शंस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो मेनली जो है हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो है उसकी वजह से ये होता है। कंजम्पशन यानी कि सब रिसोर्सेज, जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और जो हम फूड ले रहे हैं या जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं, सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, सर्विसेज भी सारी सर्विसेज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सब इसके अंदर ह्यूमन कंजम्पशन के तरह इम्पैक्ट है, वो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो हम कंज्यूम करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं और उससे क्लाइमेट चेंज होता है। तो हम मान लीजिए हमने एक रुपया भी खर्च करो और हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है जो हमने खरीदा हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को हम शुरू से स्टार्ट करें कि उसके लिए रॉ मटेरियल निकालना पड़ा धरती में से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन हुआ या माइनिंग हुई, तो रॉ मटेरियल निकाला, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसमें कार्बन प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी लगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया दूसरे कंट्री में, फिर वहां मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स बने, असेंबली बनी, फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास आया, हमने उसको यूज किया, फिर यूज जब किया तो उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है तो उसने एनर्जी लगेगी पूरी लाइफ टाइम, फिर उससे कार्बन प्रोड्यूस होगा, फिर एंड ऑफ लाइफ उसका इम्पैक्ट है जब वो डिस्पोज हो जाता है। तो उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखता नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा है। तो वो उस पूरी लाइफ साइकिल में जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है अलग अलग स्टेजेस में, और बहुत टाइप के आता है, ठीक है, तो वो सब आता है। तो उस कारण से भी इम्पैक्ट होता है। तो हमने ये देखा है कि हमारा जो है पिछले 100 साल में, जैसे लाइफ जो है इस प्लेनेट पे हजारों सालों से है और ह्यूमंस भी हजारों साल से इस पे रह रहे हैं, तो प्लेनेट हमेशा सस्टेनेबल रहा है। बट अभी पिछले 100 साल में, 120 साल कह सकते हैं हम, उतने में 100 साल में ही सब चेंज हो गया। वो चेंज ऐसे हुआ कि हमारा जो कंजम्पशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, हर चीज का, सारे रिसोर्सेज का, वो सारा। तो एक तो ये इश्यू है कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो वो तो फिर भी ठीक है, पर वो भी एक बात है। लेकिन दूसरा इश्यू ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन कंजम्पशन। तो जैसे अब देखिए कॉमन उसमें लैंग्वेज में यदि हम समझें इस बात को, देखिए कि हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, जूते खरीदे, कार खरीदी, इलेक्ट्रिक कोई प्रोडक्ट खरीदा, किचन अप्लायंस, पेन खरीदा, कुछ भी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वहां से शुरू होता है जहां से उसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन हुआ था, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर वो रिटेल स्टोर में जाएगा, वहां पे वो प्रोडक्ट रखा जाएगा दुकान में, फिर उसको हम यूज करेंगे, तब भी उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, और फिर डिस्पोजल तक भी होगा। तो पूरी जो लाइफ साइकिल है उसका जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट का भी बहुत ज्यादा आता है। तो हम यदि ये देखें कि मान लीजिए हम 1 रुपए का पेन लेते हैं, तो पेन की कॉस्ट 1 रुपए है क्या? उसकी कॉस्ट 1 रुपए नहीं है, उसकी कॉस्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है उसको फिक्स करने की कॉस्ट तो उसमें जोड़ी नहीं गई है। वो यदि जोड़ेंगे तब उसकी एक्चुअल कॉस्ट बनती है, तो वो बहुत ज्यादा होती है।
तो ये हम, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे है, तो हमको इन बातों का कई बार पता नहीं पड़ पाता। ठीक है, तो ये इसमें बात आती है। ठीक है, अब जो है, अब हम ये भी देख सकते हैं कि कार्बन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज जो है कार्बन प्रोडक्शन से काफी लिंक्ड है। मेन उसमें जो कंट्रीब्यूटर है वो कार्बन का ही रहता है। तो कार्बन जो है, कार्बन प्रोडक्शन देखें यदि हम, तो ये आप देख सकते हैं कि जो पर कैपिटा कार्बन है, यानी एवरेज दिया जाए प्लेनेट पे पॉपुलेशन का, तो पर पर्सन जो है कार्बन प्रोडक्शन आता है 4.7 टन ऑफ कार्बन पर ईयर, यानी एक व्यक्ति 4.7 टन कार्बन प्रोड्यूस करता है हर साल। तो ये एवरेज आता है। तो ये जो कार्बन है जो हम पर पर्सन एक साल में, ये इतना है, इसको हमको लेके जाना है, थोड़ा इसको हमको कम करना है। और ये जो कार्बन प्रोड्यूस होता है ये कहाँ से आता है? ये आता है फूड से, हाउसिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, सर्विसेज यानी मान लीजिए होटल्स या कोई और तरह की सर्विस, वहां से भी आता है कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हाउसिंग से भी आता है, क्योंकि हाउस होता है, फिर उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, उसमें वाटर कंज्यूम, रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, तो वो सब भी आता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी आता है, फूड का, और प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं उन सब से भी आता है। ठीक है, तो वहां से आता है। तो इसको हमको 4.7 टन कार्बन जो है, इसको हमको लेके जाना है 2.5 टन पे 2030 तक, यदि हमें टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री तक रोकना है। अभी हमारे ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं प्लेनेट का, वो 1 डिग्री बढ़ा है। वो 1 डिग्री इसलिए बढ़ा है कि वो एवरेज है, कहीं पे 7-8 डिग्री बढ़ा है, कहीं पे नहीं भी बढ़ा है। तो एवरेज यदि लिया जाए तो 1 डिग्री उस पर चेंज हुआ है। प्लेनेट के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। प्लेनेट में स्पीशीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है यदि 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर भी उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल है वैसे देखा जाए तो। अब इसमें यह आता है कि यदि हमें इसको 1.5 तक एटलीस्ट रोकना है, यदि उससे ऊपर नहीं बढ़े, तो हमें कार्बन प्रोडक्शन को 2.5 टन पर पर्सन तक लाना पड़ेगा एटलीस्ट। और उसको हमको और भी कम करके 2050 तक हमको 0.7 तक लाना पड़ेगा। इतना हमको मेजर चेंजेस करने हैं लाइफस्टाइल में और सब चीजों में, कंजम्पशन पैटर्न में, तब जाके हम अपने गोल्स कर सकते हैं 2050 तक। अब इसको आप ग्राफ को देखें तो अभी लगभग कांस्टेंट चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है वो पैटर्न से तो नहीं होगा, हमें मेजर चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे लाइफ में। या फिर प्लैनेट में हम, जैसे रिसर्चर्स बोलते हैं कि प्लैनेट के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे जो हम एनवायरमेंटल होते हैं उसके कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो थैंकफुली हमारे सिस्टम कुछ डिस्टर्ब हुए हैं, पर अभी उतने नहीं हुए, तो अभी भी हम उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद हो गए तो उसको फिक्स करने में भी सालों लग जाते हैं। तो ये इसमें बात आती है। ठीक है, अब इसमें जो है कई चीजें हैं। अब कार्बन प्रोडक्शन जो है, ये जो 4.7 टन से, ये एवरेज है, ग्लोबल एवरेज। अब ये बहुत चीजों से लिंक्ड है, जैसे कि इनकम से भी लिंक्ड है। इनकम से ऐसे लिंक्ड है कि जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो रिचेस्ट पॉपुलेशन हम बोलते हैं वर्ल्ड की, वो 50% कार्बन वहां से प्रोड्यूस होता है। जो पुअरेस्ट 50% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वहां से 10% कार्बन ही प्रोड्यूस होता है। तो इनकम डिफरेंस से भी कार्बन प्रोडक्शन लिंक्ड है। यानी कि जैसा हमारा सिस्टम है, जो कि सही नहीं है एक तरह से, जैसा हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम ये कहता है कि भाई, वो सिस्टम ये फ्रीडम देता है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्बन प्रोडक्शन या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, या जिसको हम बोलते हैं फेयर स्पेस, हर एक को रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, फेयर स्पेस वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये इनकम ज्यादा है, इस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो ये प्लेनेट पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट।
ये वाला जो सिस्टम है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे इसके सॉल्यूशंस डिस्कस होते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबल। तो उसमें आते हैं कि भाई लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए और भी होने चाहिए। इसमें थोड़े फोर्सफुल भी हो सकते हैं, कोर्सिव सॉल्यूशंस या रेडिकल सॉल्यूशंस जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको जैसे कि कार्बन बजटिंग। तो उसमें ये आता है कि यदि हर व्यक्ति को पता हो कि भाई मैं इतना ही कार्बन प्रोड्यूस कर सकता हूँ विद इन द कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट, की प्लैनेट की इतनी कैपेसिटी है, इतना प्लैनेट टेक कर सकता है, तो उतना ही कार्बन हर आदमी को पता हो कि मैं इतना कार्बन प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो वो उसी लिमिट में रहे, उससे बियॉन्ड कार्बन प्रोड्यूस करना अलाउड ही है। तो वो वाली अप्रोचेस आती है। दूसरा ये आता है कि कार्बन प्रोडक्शन इनकम से भी लिंक्ड है, यानी स्पेंडिंग से, जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। एक भी चीज हमने खरीदी या सर्विस यूज करी, प्रोडक्ट यूज किया, तो उतना कार्बन उससे प्रोड्यूस होता है, जो हमें दिखता नहीं है शायद, पर होता है। तो इनकम या स्पेंडिंग जो है, स्पेंडिंग पे लिमिट हो सकती है, तो वो भी ऐसी भी आती है। तो इन पे ये कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि ये सब सॉल्यूशंस, और भी उन्होंने बहुत तरह के सॉल्यूशंस दिए हैं कि क्या क्या इसमें हो सकते हैं। सबसे सही तरीका तो ये होगा कि यदि हम को फोर्सफुल पॉलिसी रूल्स ना लगा के, यदि ऐसा कुछ हो कि इंडिविजुअली हम सब इतना कॉन्शियस हो जाएं और हम अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर दें, तो प्लैनेट ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल स्टेट में आ जाएगा विदाउट एनी फोर्सफुल उसका रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसीज। तो वो फेवरेबल सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए, कि प्लैनेट की सिस्टम्स को समझने के लिए, और अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज को भी समझने के लिए, एक जो है ना, हम प्लैनेटरी बाउंड्रीज को समझ सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने अभी जो है अर्थ सिस्टम सर्विसेज जो हैं, जो हम बोलते हैं कि यदि हमें ये जानना है कि प्लैनेट एक्चुअल में कैसे फंक्शन कर रहा है, ये हमें जानना है कि यह सिचुएशन कैसी है, प्लैनेट पे फंक्शन कितना ठीक कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, कितना नंबर, कितनी क्वांटिटी, यदि हम उसको वैल्यू करें नंबर्स को, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए रिसर्चर्स ने, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, उन्होंने 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज डिफाइन करी। यानी कि जो अर्थ के मेजर सिस्टम्स हैं जो चलते हैं, जैसे क्लाइमेटिक सिस्टम चलता है, बायोडाइवर्सिटी सिस्टम जैसे हमारा है, उन सबके उन्होंने मेजरमेंट्स दिए, वैल्यूज उन्होंने उसकी वैल्यूज दी हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना, ये वैल्यूज जो हैं ये सस्टेनेबल वैल्यूज हैं, इस लिमिट में हम रहे तो ठीक है, ये अपर लिमिट है, यानी इसके बियॉन्ड, इस लिमिट के ऊपर हम नहीं जा सकते, और हम कहाँ पे हैं वो भी उन्होंने बताया है। तो इन्होंने 2 वैल्यूज दी हैं, एक है प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू, एक है प्रपोज्ड बाउंड्री। प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू का मतलब है कि जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, 1930s 20s ऐसे कह सकते हैं हम, उससे पहले हम ये मान सकते हैं कि हम इस प्लेनेट पे सस्टेनेबली रह रहे थे, प्लेनेट सस्टेनेबल था। तो उस समय अर्थ में क्या कंडीशंस थी, वहां से हम मेजर कर सकते हैं आज की कंडीशन, तो उस समय पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू। एक है प्रपोज बाउंड्री। प्रपोज बाउंड्री का मतलब ये होता है कि यदि हम प्लैनेट पे कितना इम्पैक्ट डालें कि उसका सिस्टम गड़बड़ नहीं होगा या सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको प्रपोज बाउंड्री बोलते हैं, यानी अपर लिमिट। जो लिमिट ये है कि उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। यदि उस लिमिट को हमने क्रॉस किया तो वो सिस्टम्स प्लैनेट पे गड़बड़ हो सकते हैं, वो बिगड़ सकते हैं सिस्टम, फिर उनको ठीक करने में काफी वो चैलेंजिंग हो सकता है उनको ठीक करना, तो वो है अपर लिमिट्स। तो रिसर्चर्स ने बोला कि क्लाइमेट चेंज की वैल्यू जो है वो 280 थी, प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू। तो उन्होंने प्रपोज बाउंड्री दी है 350, यानी कि कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्टिंग पर मिलियन पर ईयर 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, 10 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन में ये प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन हम जो है एयर से जो है एटमॉस्फेयर से ड्रॉ करते हैं और उसको हम रिएक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स
का बहुत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है रिएक्टिव फॉर्म में फिर पानी में जाता है, वो वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, ओशन को पोल्यूट करता है, और भी उसके बहुत इम्पैक्ट है, तो वो भी है। तो उसकी रिसर्चर्स ने वैल्यू दी कि भाई ये 35 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू 0 थी इसकी, ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमूव। अब इसमें जो है फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस का भी इम्पैक्ट है। फॉस्फोरस भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। फॉस्फोरस हम माइन करते हैं, यानी उसको निकालते हैं अर्थ के उसमें से, तो उसमें जो है अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो फॉस्फोरस जो है फ्लो करके ओशन में जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है, उनको पोल्यूट करता है। तो फॉस्फोरस को जो था मिलियंस ऑफ टन्स पर ईयर जो था, उसकी -1 वैल्यू थी। उसकी जो अपर लिमिट डिफाइन करी गई है वो है 11 की, उसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। ओजोन डिप्लीशन की जो रेट डिफाइन करी गई है वो है मिनिमम 276, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये उल्टा है। यानी 290 इसकी लिमिट थी ओजोन का, ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन, वो 276 लोअर लिमिट है। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन जो है हमारा एसिडिफाई हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो उसमें जब कार्बन ऐड होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सी ऑर्गेनिज्म फिर सर्वाइव नहीं कर पाते उसमें, वो अपनी बॉडी नहीं बना पाते, ग्रो नहीं कर पाते, तो वहां पे इश्यूज आ जाते हैं। तो उसकी लिमिट बताई गई है मिनिमम 2.75, उससे लो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने सारी वैल्यूज डिफाइन करी। तो यदि हम अभी देखें तो हमने मोटे मोटे 4 सिस्टम्स को क्रॉस कर दिया है, प्लैनेटरी बाउंड्रीज को। क्लाइमेट चेंज अभी हम 419 पे हैं, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन लगभग 350 अपर लिमिट थी, 419 पे हमें, यानी हमने जो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी कि जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने बोला कि इसके ऊपर यदि हमने कर दिया तो वो डैमेज हो जाता है सिस्टम डेफिनेटली, तो वो सिस्टम्स को हमने, वो बाउंड्रीज हमने क्रॉस कर दी है। बायोडाइवर्सिटी तो हमने बहुत ज्यादा क्रॉस कर दिया, और इसके लिए वो बोलते हैं कि अब तो ये मास एक्सटेंशन से कंपेयर किया जा सकता है, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो इस सेंचुरी में पूरा होता है। नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये भी अपर लिमिट हमने इनकी क्रॉस कर दी है। बाकी में जो है, बाकी जो सिस्टम्स है हमारे अर्थ सर्विस सिस्टम्स, उसमें हम ऑलरेडी बाउंड्रीज पे, मार्जिन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब चिंता वाली विषय है। इसमें एक और बात है कि एक तरफ हमारा ये सिस्टम है, दूसरी तरफ हम इसमें जो है, एक तरफ हमारा सिस्टम जो है इसमें यह है कि हम बाउंड्रीज क्रॉस कर गए, दूसरा ये है कि हम जो है इसमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, एनर्जी, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, उनको भी अभी तक हम मीट नहीं कर पाए। वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं है, तो उस फूड को हम ये नहीं कर सकते कि हम और प्रोड्यूस करें, क्योंकि हम ऑलरेडी जितनी प्लेनेट की कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम यूज कर रहे हैं, और प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, लेकिन प्लेनेट की उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अब इसमें यही हो सकता है कि हमको ये जानना है कि जो रिसोर्सेज हैं, बेसिक रिसोर्सेज, फूड है, जो रिसोर्सेज है, उनको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको, ताकि हर एक को मिल पाए, और एफिशिएंटली यूज भी करना है उनको, ताकि हम प्लेनेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़े, और सब अपनी नीड्स को, सबको अपने एक्सेस भी मिल जाए। तो इन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें जो है एक और बात आती है, जी, तो इसमें एक सेकंड, हाँ, तो इसमें जो है हम ये भी देख सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो भी हमारे कंजम्पशन भी काफी स्पीड में बढ़ रहा है। जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैस है, हम ज्यादा इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, नॉन रिन्यूएबल्स पे। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये प्लेनेट पे हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल, हमारा मोस्टली हम इस पे डिपेंड करते हैं। तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी हमने देखा है कि पिछले यदि हम देखें इस सेंचुरी में, तो इनकी प्राइस जो है पहले कम होती गई, लेकिन अब बढ़ रही है। इनकी जो कॉस्ट है नॉन रिन्यूएबल्स की, स्पेशली जैसे हम मेटल्स यदि देख लें,
तो मेटल्स की प्राइसिंग भी जो है ओवरऑल कम होती गई, लेकिन अब अचानक से बढ़ने लग रही है पिछले 20-25 साल में, और अब ये बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स को ऑलरेडी निकालना मुश्किल हो रहा है और उसका प्रोडक्शन रेट कम होती जा रही है क्योंकि हम उतना बचा नहीं है मेटल्स, है ना। तो ये भी एक उसमें इशू है कि उसकी रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं और इस कारण से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और अब जो है कॉस्ट कम नहीं होगी, कॉस्ट बढ़ेगी। जितने भी मेटल्स मिनरल्स हैं उनकी कॉस्ट कभी कम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कम है, और जो चीज कम होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसकी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है। अच्छा, तो जो हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो हैं यदि हम देखें कि हमारा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैसा रहा है पिछले 100 साल में, तो पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1940s में 30s में, वहां से हमारा रिसोर्स कंजम्पशन जो है नॉन रिन्यूएबल्स का वो स्टार्ट हुआ, मेटल्स का और दूसरे भी नॉन रिन्यूएबल्स हैं वहां का, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हुआ, ज्यादा वहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि 90s फिर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा और उसके बाद 2000 के आसपास अचानक से बहुत स्पीड में बढ़ने लग रहा है। तो वो इसलिए भी पहले हुआ हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां से हमारा एक्सट्रैक्शन जो है इस कारण से बढ़ा। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद 2000 के आसपास हमने देखा कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ 90s में और 2000 से वहां से स्टार्ट हुआ, इंडिया, चाइना और भी ब्राजील और भी कंट्रीज में। तो ये जो हमारा सेकंड इकोनॉमिक एक्सेलरेशन है ये बहुत ही हाई स्पीड में हो रहा है, तो इस कारण से जो है एक्सट्रैक्शन भी हमारा बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि कितने रिसोर्सेज बचे हैं प्लेनेट पे। तो हम वैसे तो बहुत अलग अलग रिसर्च अवेलेबल है, एक ये रिसर्च है, इससे पता चलता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर ये मोटा मोटा प्लैनेटरी सिस्टम जो अपना स्पेस सिस्टम है उससे हम स्कैन करके जो पता लगाते हैं कितने जो हैं वो अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो 2040 और 50 के बीच में जो है वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरे जो हैं रिसोर्सेज वो इसमें जो है वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिप्लीट होने लग रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। एक इश्यू ये आता है वेस्ट का, वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी मोस्टली जो है लैंडफिल में जाता है। तो वेस्ट को भी हमको जो है देखना है कि इसको हम लैंडफिल में जाने से कैसे रोक सकते हैं। लैंडफिल जो है एक एनारोबिक एनवायरनमेंट है। लैंडफिल में जो भी वेस्ट जाता है, चाहे फूड वेस्ट है चाहे कोई भी है, जैसे छिलका भी हुआ, सब्जी के छिलके हुए, केले का छिलका, कुछ भी हुआ, तो जब लैंडफिल में जाता है तो वो बायोडिग्रेड नहीं होता है। तो बायोडिग्रेड नहीं होता है तो फिर वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है तो वो हार्मफुल पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, 25 टाइम्स कार्बन से ज्यादा हार्मफुल है, तो उससे भी इश्यू होता है, तो वो भी है। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को। जो हमारा वेस्ट है वो ओशन में भी जाता है, बहुत सारा वेस्ट, प्लास्टिक है या और भी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है, वो ओशन में जाता है, तो ओशन को पोल्यूट करता है, तो वो भी उसमें इश्यूज है। दूसरा इश्यू आता है हमारा मेटल्स का। जो हम मेटल्स यूज करते हैं, मेटल्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, तो वो जो है वो माइनिंग होती है। तो वो जब माइनिंग होती है तो उसका भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उससे केमिकल्स जो है इनमें पानी भर जाता है, माइंस में पानी भर जाता है, तो वो आसपास के एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, और पानी जब इधर से ड्रेन ऑफ करता है तो वो रिवर्स को पोल्यूट करता है, ओशन को पोल्यूट करता है, और बहुत उससे इस पूरे प्रोसेस में, जैसे स्टील बनाने की हम बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत कार्बन प्रोड्यूस होता है, एक्सट्रैक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट हम बनाते हैं उन सब में। तो ये मेटल से ज्यादा इसमें इश्यूज आता है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंट्रोल में आए।
तो एक तो पहला आता है, जैसे सबसे पहले आता है फूड, जो कि मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जहां से आता है वो है फूड। तो फूड में ये रेकमेंडेड होता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में कि प्लांट बेस्ड डाइट को अडॉप्ट किया जाए। पहला, जो जैसे अमेरिका की बात करें, 10% जो कार्बन है अमेरिका में वो मीट इंडस्ट्री से आता है, नॉन वेज इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री से मोस्टली। 60% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो फूड प्रोडक्शन में से जो आते हैं, उसमें से 60% जो है वो मीट इंडस्ट्री से आता है। तो मीट इंडस्ट्री जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इसमें क्लाइमेट चेंज में। तो ये हमें, यदि हम डाइट में थोड़ा चेंज कर लें, यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट रखें एनिमल डाइट की बजाय, तो उससे काफी कार्बन इम्पैक्ट कम होगा। इसको मोटा मोटा यूं जान सकते हैं कि इसका रीजन तो वैसे बहुत सारे हैं, पर मोटा मोटा यह है कि 1 किलोग्राम मीट को यदि हमको जनरेट करना है तो हमें 7 से 10 किलोग्राम ग्रेन्स चाहिए, अनाज चाहिए, तब हम 1 किलोग्राम मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 किलोग्राम मीट जो है वो 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन यदि हम 10 किलोग्राम ग्रेन्स को डायरेक्ट यूज करें तो उससे में भी 80 या 100 लोगों के लिए सफिशिएंट हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि जो हमारी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनके पास तो फूड भी नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड, तो हम ग्रेन्स को यूज करके मीट ना प्रोड्यूस करें, ग्रेन्स को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड डाइट को डायरेक्टली, ये मोस्ट एफिशिएंट वे होगा। तो ये एक चीज हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यदि हम मेटल्स यूज कर रहे हैं तो हमको मेटल्स या कोई भी चीज, तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसको जो है मेटल्स जो है वो इनफाइनाइटली रिसाइक्लेबल है। मेटल हमेशा रिसाइकल्ड होना चाहिए। मेटल यदि रिसाइकल नहीं होगा तो वो लैंडफिल में जाएगा, तो फिर हम दूसरा मेटल निकालेंगे, बार बार हम मेटल निकालते रहेंगे, तो वो भी इश्यू है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है अभी, वो इस तरह का है, हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेक मेक वेस्ट, मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको डिस्पोज करते हैं, उसको हम वेस्ट कहते हैं। तो मटेरियल ऐसे फ्लो करता है। हमको इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना है। हमको नया मटेरियल नहीं निकालना है, और हमें जो मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है उसको भी रोकना है। तो हमें इसको क्लोज लूप में रखना है। जो मटेरियल हमारे पास आ गया है उसको हमको यूज करते रहना है जितना हो सकता है, ताकि हमको नया मटेरियल नहीं निकालना पड़े। तो इसको करने के लिए स्ट्रैटेजीज हैं ये, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इन चीजों का हम बहुत ध्यान रख सकते हैं, ये सारे मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए मटेरियल निकाला और मटेरियल से हम प्रोडक्ट बना के यूजर के पास आ गया मटेरियल, तो हमें उस प्रोडक्ट को जितना लंबा हो सकता है उसको यूज करना है, उसको मेंटेन करना है, रिपेयर करना है। हमें उस प्रोडक्ट को फेंकना नहीं है, उस मटेरियल को डिस्पोज नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेप नंबर 1 है। यदि ये नहीं हो सकता तो हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करना, तो हम किसी और को दे सकते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। या फिर हम, यदि वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को किसी और काम में ले लें, कोई और यूज कर लें उसका, तो वो भी सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि यदि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट जो है कंपनी के पास जाए और उसके रिपेयर हो जाए, यानी जो पार्ट खराब हुआ वो रिप्लेस हो जाए, तो वो भी ऑप्शन है। और या फिर उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को किसी और चीज में यूज किया जाए, तो वो भी ऑप्शन है। इसको बोलते हैं रीमैन्युफैक्चर या रिफर्बिशिंग। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट रिजॉर्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, रिसाइकलिंग हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि रिसाइकलिंग में बहुत एनर्जी लगती है, रिसाइकलिंग में बहुत कार्बन प्रोड्यूस होता है, बहुत टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं तो प्लास्टिक को लिमिटेड नंबर और 3-4 बार ही रिसाइकल कर सकते हैं, और प्लास्टिक डिग्रेड हो जाता है क्वालिटी में, प्लास्टिक की क्वालिटी खराब हो जाती है एक बार रिसाइकल करने में। तो इसमें जो है तो इसको भी हम जो है इन बातों को ध्यान रख सकते हैं, रिपेयर, मेंटेन, रीयूज, रिफर्बिश और लास्ट रिजॉर्ट रिसाइकल। इनसे हमारी जो है ना चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, हम ये करें कि जो भी हमारी कंजम्पशन प्रैक्टिसेस हैं उनमें हम ये ध्यान रखें कि हम कम से कम चीजें खरीदें। एक भी चीज हमने खरीदी तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कम से कम खरीदें। और यदि हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें हम ध्यान रखें कि सस्टेनेबल चॉइसेस ज्यादा लें, यानी प्रोडक्ट ऐसे लें जो थोड़े ज्यादा सस्टेनेबल हो, यानी मटेरियल उसका प्लास्टिक ना हो या ऐसा ना हो जिसका ज्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। चीजें जो लोकल बनती हैं वो ज्यादा खरीदें,
और कोई चीज ऐसी हो जो खरीदने की जरूरत ना पड़े, यदि रेंट से काम हो सकता है और वो वापस कंपनी के पास चले जाए तो वो बेस्ट मॉडल माना जाए। ठीक है, बाकी मटेरियल जो हम प्रोडक्ट खरीदें तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि उसको हम ध्यान रखें, उसकी टेक केयर करें ताकि उसकी लाइफ जितनी लंबी हो सके उतना अच्छा है। उसको रिपेयर करें, उसको ठीक करें और उसको कंटिन्यूस यूज करते रहें। जब हमें जरूरत नहीं होता हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, दूसरों को दे दें, और फिर हम उसको यदि वो भी नहीं है तो रिफर्बिश करें और रिसाइकिल करें। ये सब चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। पानी के लिए, पानी क्योंकि वाटर शॉर्टेज भी एक मेजर इश्यू है, तो उसके लिए हम ध्यान रखें कि रिसोर्सेज जो हैं वाटर वगैरह उनको हम एफिशिएंटली यूज करें, और वाटर के जो फ्लो पैटर्न है उनको चेंज न किया जाए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से या कंजम्पशन की वजह से। जैसे हम डैम्स बनाते हैं रिवर पे, डैम्स का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस वहां का पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है वहां का गड़बड़ हो जाता है, उससे लॉस की रेट जो है बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे जो नेचर के जो बनाए हुए पैटर्न्स हैं उनको डिस्टर्ब कम से कम किया जाना चाहिए। कंक्रीट सरफेसेस जो हैं वो भी कम हो तो अच्छा है ताकि पानी जमीन में जा सके, वो जाना जरूरी है ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हैं। कुछ अदर बाकी चीजें भी जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन है, फर्टिलाइजर्स केमिकल कम यूज करें, फूड वेस्ट नहीं करेंगे, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। एयर ट्रैवल जो है उससे बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो करें। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। और हम ये ध्यान रखें कि नेचर जो है, नेचर कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करता, नेचर से जो भी आता है वो नेचर में वापस जाता है और वो सॉइल को फर्टिलाइज करता है। तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है कि हम भी नेचर से सीख लें और हम भी कोई चीज वेस्ट ना करें। तो नेचर, तो हम ये देखें कि हमारा जैसे फूड वेस्ट है, जो भी फूड वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट, वो लैंडफिल में ना जाए, वो भी कंपोस्ट हो। यदि हम कंपोस्ट करें तो कंपोस्ट को एज अ फर्टिलाइजर यूज करें, नेचुरल फर्टिलाइजर, तो वो बेस्ट तरीका है। लैंडफिल में जाएगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। तो इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। बिजनेस के एंगल से यदि ये थोड़ा सा हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनीज जो है कई बार मिसकम्युनिकेशन करती हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। कंपनीज प्रमोट करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदें, हम जल्दी से जल्दी खरीदें, बार बार प्रोडक्ट को रिप्लेस करें, फिट दिखता है तो, और वो प्रोडक्ट भी उनकी लाइफ हो 2 साल हो 4 साल हो, इससे ज्यादा नहीं हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का कि कहीं मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा, कंपनीज क्या प्रमोट कर रही हैं, तो हम अपना कंजम्पशन प्रैक्टिसेस जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। इन सब बातों का हम ध्यान रखें तो हम काफी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बने प्लेनेट पे, चाहे कोल है चाहे नेचुरल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ऐसा ना हो कि जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कम कर सकता है वो कम। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए इनकम के बेसिस पे। तो सबको रिसोर्सेज इक्वली मिलेंगे तो उससे जो है फेयर स्पेस बनेगा प्लेनेट पे, और जो है कंजम्पशन ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मोटा मोटा इसमें हम ये बातें जो है इसमें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। वैसे तो सस्टेनेबिलिटी बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसको जो है पूरा तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर इन बातों का हम जो है ध्यान रख सकते हैं। तो अब कोई जी भाई साहब, इसमें हैंड रेज में क्वेरीज भी हैं। डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, हैंड रेज में क्वेरीज भी हैं, तो मैं अनम्यूट करता हूँ एक एक करके। जी नागेंद्र बाबू जी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। जी प्रणाम। सर आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली हम लोग जो थोड़ा बहुत सीखे हैं बाबूजी से और गुरुदेव के लिखे हुए जो पढ़ने से जो हमको ज्ञान मिला है, तो हम आपके स्टडी से तो एक चीज बहुत क्लियर हुई है कि कम से कम कुछ कॉन्शियस लोग इसको रिसर्च में इंक्लूड करके हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये सब चीज से एक तो आभास होता है कि हमारी टोटल प्रैक्टिसेस ऑल ओवर वर्ल्ड ये एकदम मतलब गलत चल रही हैं। जो यूएस अभी कर रहा है, जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं,
एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज और ये यूएस वगैरह मिला करके। तो ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो तो एक टोटली इसके अगेंस्ट है। सबसे ज्यादा हार्म अगर किसी ने किया तो सब इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने ही हार्म किया है। हमारे ऋषियों ने जो भी बताया था जीवन को ठीक से चलाने के लिए, हम तो एकदम उल्टे चल रहे हैं। इसको करेगा कौन? करने वाला कोई है क्या? कोई एजेंसी तो है नहीं। इवन यूएन इज नॉन फंक्शनल। तो ये कौन करेगा कौन? ये सब जानते हुए हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और एक्सटेंशन वी आर आवरसेल्फ क्रिएटिंग। तो इज देयर एनी सच इंस्टीट्यूशन जो इसको कर भी रहा है कुछ इस तरफ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? nobody having power to implement this also. जी फाइनली इसके बारे में कुछ अगर है कि कोई कर भी रहा है क्या और करने का कोई चांस है? कोई कर सकेगा, इसको इम्प्लीमेंट कर सकेगा ऐसा? जी जी, आपने जो पॉइंट रेज किया है ये बिल्कुल एकदम आपने सही किया। ये क्वेश्चन हमारे सबके माइंड में आता है कि ये कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल टास्क है और कोई इस पे एक्चुअल में सीरियसली कुछ कर भी रहेगा। तो जो क्लोजेस्ट है वो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो उस पे वही एक्शन ले, लेकिन वो भी लिमिटेड है क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक डेमोक्रेटिक बॉडी है। जब सब लोग वोट करते हैं तो ही वो डिसीजन ले पाता है। तो इसमें जो है ये हम ये कर सकते हैं इसमें कि एक तो थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और हम अपने एंड पे जो लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली उसको हम करें। हम गवर्नमेंट बॉडीज पे ज्यादा डिपेंड ना करें कि किसी दिन रेगुलेशन आएगा, किसी दिन ये आएगा तो पॉलिसीज चेंज होंगी, तो प्लास्टिक बैन होगा, तो ये होगा, क्योंकि वो सब चीजें जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। यदि जैसे मान लीजिए प्लास्टिक बैन होता है तो प्लास्टिक बैन हुआ तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम पे फर्क पड़ सकता है। तो फिर तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो। तो उन सब से बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। तो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हम उसको जो है इंडिविजुअली धीरे धीरे अडॉप्ट करें। जो चेंजेस हम कर सकते हैं वो हम करें अपने एंड पे, वो तो एक है। और दूसरा कि इसकी अवेयरनेस जो है जितनी ज्यादा हम स्प्रेड करें वो अच्छा रहेगा, वो बेस्ट होगा। एक चीज ये देखी गई है रिसर्च में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम क्लास में भी पढ़ाते हैं इसको, कि जो यदि कंज्यूमर कॉन्शियस हो जाता है, यदि इंडिविजुअल्स जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो और कंपनीज ये रियलाइज करती हैं कि इंडिविजुअल्स जो है, यूजर है या जो कस्टमर है, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है सस्टेनेबल चॉइसेस, तो कंपनीज जो है एकदम से चेंज होने लग जाती है। वो अपनी सारी प्रैक्टिसेस चेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो सारी कंपनीज अब इलेक्ट्रिक और फ्यूल एफिशिएंट कार्स, अलग टाइप की फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाने लग रही हैं। तो यदि माइंडसेट चेंज होता है तो सारा इंडस्ट्रियल सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता है। तो ये एक चीज हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये हम बड़े लेवल पे ना उसको एक्सपेक्ट करके हम ये कर सकते हैं कि हम अपने एंड पे उसको स्टार्ट करें। तो ये है। बाकी अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। आपने सही बोला, यूएस का जो है कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा है। यूएस का जो है पर कैपिटा जो कंजम्पशन है यहाँ पे लोगों का, वो काफी ज्यादा आता है ग्लोबली। यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और भी कई डेवलप्ड कंट्रीज है उनका काफी ज्यादा आता है, यूरोपियन कंट्रीज का। तो ये है। तो कंजम्पशन इम्पैक्ट की बात करें, तो प्रोडक्शन इम्पैक्ट की बात करें, तो जो 27% कार्बन है वो वर्ल्ड का 27% कार्बन चाइना में प्रोड्यूस होता है, लगभग 7-8% इंडिया में प्रोड्यूस होता है और बाकी कंट्रीज में भी होता है। तो उसमें जो है ग्लोबल एक्सेलरेशन में जो है इंडिया, चाइना और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब वहां कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम एक्टिविटीज है उसको भी हमको चेक करना चाहिए। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं कि उसमें भी क्या कर सकते हैं। पर ये आपने ये सही बोला कि उसमें जो है इसके लिए सोल्यूशन क्या हो, तो सोल्यूशन जो मेरे माइंड में ये आता है कि एक तो बिजनेसेस थोड़े से कॉन्शियस बने, इंडस्ट्रीज थोड़ी सी कॉन्शियस बने, हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, धीरे धीरे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनाएं, और सबसे बड़ी बात, हम इंडिविजुअल लेवल पे थोड़े कॉन्शियस हो जाएं और इसको स्प्रेड करें और थोड़ी कॉन्शियस लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। तो यही इसका ये सोल्यूशन जो है मुझे दिखता है इसका। इन सब बातों से हम थोड़ा थोड़ा अचीव कर सकते हैं। पर ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसका कोई एकदम डायरेक्ट सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन तो मुझे दिखता नहीं है अभी कि ऐसा कुछ है एकदम से।
पर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ सकते हैं। धन्यवाद सर। एक इसमें आगे मेरा कहना ये था कि हम जी। ये इतना कम से कम पता चल गया हमको कि हम इस तरह से कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ जाने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए कहाँ से आएगा? ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा जब हम उल्टा ही काम कर रहे हैं? इसको काम तो उल्टा ही कर रहे हैं। हम सब अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सब जो चीजें हार्मफुल हमने बताया है उस सब चीजों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसके सब में आगे हमारा कंजम्पशन बढ़ना ही चाहिए। कोई इसके सुधारने की दिशा में तो कोई ऐसी एजेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं दिखती है जो इसमें काम कर रही है। इंडिविजुअल्स हो सकता है कुछ कर रहे हो बहुत अच्छे। तो इस तरह से इस अवेयरनेस, इज देयर एनी रिसर्च जो इससे भी बताती है कि जो हमारा काम जो राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, कुछ आगे बढ़ रहा है? देखिए, इस पे बहुत सारी रिसर्च है जो बताती है कि क्या अप्रोच हमको लेनी चाहिए, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसी हो, हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, वो सब रिसर्च हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिविजुअली छोटे लेवल पे, अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। बड़े लेवल पे देखें तो यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन ने देखिए, यदि आप देखें तो यूनाइटेड नेशन ने जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह बैन किया, ओजोन डिप्लीशन जो है उसको रोका है। वो एक कह सकते हैं कि ये एक मेजर अचीवमेंट था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओजोन लेयर फिर से फॉर्म होने लग रही है, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमको दिखता है कि ग्लोबली भी इसको अचीव किया जा सकता है कंसेंसस से, सारे कंट्रीज के कंसेंसस से, तो वो दिखता है। लेकिन फिलहाल आप सही कह रहे हैं, फिलहाल तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, एक्शन है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ये तो एग्जैक्ट वो सारा कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको उसको सही करना ही है। उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। नेचर हमको ज्यादा चॉइस नहीं देगा, ज्यादा टाइम नहीं, हमको उसको सही करना है। हर इंडिविजुअल को अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी है और इंडस्ट्रियल सिस्टम को करना है, और हमें अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी ठीक करना है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब जो हमने डिफाइन किया वो ये कहता है कि जीडीपी है। जीडीपी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन, उस पर डिपेंड करता है जीडीपी। यदि हम जीडीपी बढ़ाएंगे तो और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमको उसको भी धीरे धीरे चेंज करना है। तो ये जो बड़े लेवल पे काम है, ये तो बाद में ही हो, ये तो जैसे होंगे अपनी स्पीड से होंगे। पर इंडिविजुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और ये डेटा अवेलेबल है। पर ग्लोबल इस पे कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं बताया जा सकता, पर है कि सॉल्यूशन दिखते हैं ऐसे। Thank you, sir, for highlighting, at least bringing it to our notice. Thank you very much. It's a very nice धन्यवाद study. धन्यवाद जी भैया नमस्कार। और कोई? मैं गोकुल मुंद्रा कलकत्ता से। जी बस जो डिस्कशन हो रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नटसेल में कहें तो कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ये वाइस वर्सा है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा नहीं करेगा, और दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला नहीं देखेगा। ये एकदम फैक्ट है। अब ये बात ये है कि अगर मास अवेयरनेस जगाई जाए और उसका अगर कोई जिसके हाथ में संसाधन है, जो कि कंट्रोलिंग जिसके पावर है, चाहे वो उसे गवर्नमेंट कहें, चाहे उसे यूएनओ कहें, चाहे कुछ भी कहें, अगर वो उसके लिए प्रॉपर नियम पहले से नहीं बनाता है तो वो मास अवेयरनेस जा करके एक क्वाइस में बदल जाएगा। कहीं जा करके लोग किसी ऐसी जगहों पर जा करके अटैक करेंगे, मारपीट करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, जो दुनिया में क्रांतियों के अंतिम चरणों में जाके होता है, जबकि उसको कोई प्रॉपर लीड करने वाला नहीं मिलता है। तो ये स्थिति ऐसी होती है। तो जैसे एक कहावत है ना अपने यहाँ की, दुर्योधन ने ये कहा कि जानामि धर्मम नचमम प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमम निवृत्ति, कि मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है पर उससे निकल नहीं सकता। तो लगभग दुनिया की स्थिति इस समय मानसिकता ऐसी हो रखी है। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग, कुछ लोग जो शहर में या थोड़ी चीजों से जानते हैं, उसके अलावा आज भी दुनिया की मैं समझता हूँ कि मोर देन 70-80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके संबंध में, जिसको कि इस संबंध में कुछ भी नहीं पता। जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको अपने आप को सर्वाइव करना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए ग्लोबल, क्या होता है मुझे क्या पता, पहले मैं बचूंगा तब मैं आगे बात करूंगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए जी रहा है। ये बात पूरे यूनिवर्स, आप वर्ल्ड लेवल पे भी है। हम आज ये कह रहे हैं कि चाइना
हाईएस्ट कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है या इंडिया कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है? उसको यूज तो वापस वही डेवलप्ड कंट्री करे, अपने यहाँ करना बंद कर दिया, दूसरे को दे दिया, तुम काम कर लो भाई, तुम काम करके हमको दे दो। तो ये तो बड़ी चतुराई और चालाकी का मामला हो रखा है। जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में समर्थ है, जिनके हाथ में लीडरशिप है, वो अपनी चालाकी से इसको यूज करते जा रहे हैं। तो ये हो गया कि जिस दिन प्रकृति अपने आप को प्रलय करेगी उसी दिन सुधरेंगे, उसके पहले सुधरने वाले नहीं है। जितना कर ले, इंडिविजुअल प्रयास करने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, प्रयास करने चाहिए, लेकिन आखिर तो आदमी एक सोसाइटी में रहता है, उसके आसपास की चीजें जहाँ चलती हैं, जैसे आपने कहा कि अभी ये उसके फ्लोरोकार्बन के लिए कि आपने ब्यूरो ने उसको बैन कर दिया, बहुत सी चीजें हैं, एस्बेस्टस है, बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने रूल कर दिया ये नहीं बनेगा। अब आप मजबूरी में अल्टरनेट खोजते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सारी, जब तक आप फोर्सफुली नहीं डालेंगे तब तक नहीं हो सकता, तब तक हमारे आपकी तरह कुछ लेक्चर्स की, कुछ बातों की चीजों में रह जाएगा। हो सकता है कुछ एक आदमी, एक आध इंडिविजुअल कोई एक आध अटेम्प्ट ले ले, कुछ काम कर ले, जैसे मान लीजिए पॉलिएस्टर, अब प्लास्टिक की आपने बात कही, बहुत मास अवेयरनेस जगाने की बात हो गई। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक सामान्य आदमी भी जानता है कि प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी कर रहा है। प्लास्टिक की बात छोड़ दीजिए, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, हर यूज करने वाले आदमी को पता है कि उस पर लिख दिया गवर्नमेंट ने स्टेचुटरी वार्निंग की इस पर ये नुकसान है, लेकिन बंद हो गया क्या? नहीं हुआ। लेकिन आज गवर्नमेंट चाहे कि कल प्रोडक्शन कर दे, हमारे कंट्री में तो ये नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा अपने आप, आदमी अपने आप दूसरा रास्ता खोजेगा। जब तक फोर्सफुली नहीं डाला जाएगा तब तक चीजें खड़ी नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। जी नहीं, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ कि जो चीजें कभी फोर्सफुल होती हैं तो हम उसको डेफिनेटली, क्योंकि मजबूरी है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो एक लेवल पे इसको फोर्सफुल भी बनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, मैं इसको एग्री करता हूँ। तो अब इसको फोर्सफुल, इसके लिए नए रेगुलेशंस आना अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी, और आपने सही बात बोली, जो कंट्रीज पावरफुल हैं वो, उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इस पे इजिली पॉलिसीज बनने नहीं देते हैं। तो ये बहुत चालाक भी हैं, अपनी चीज दूसरे के हाथ में सौंप दी, हमने अपना कार्बन प्रोडक्शन कम कर दिया, तुम कार्बन प्रोडक्शन बढ़ाओ और सामान ला के हमको दे दो। करेक्ट, तो वो प्रोडक्शन जो है उधर कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो ये है। और इसमें ये देखिए, इनकम डिफरेंस, आपने सही बात बोली, इनकम डिफरेंसेस से भी काफी लिंक्ड है। तो जहाँ पे जैसे जो लो इनकम कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, तो वो ये देखेगा कि मैं अपनी आज की दाल रोटी अर्न कर लूं, वो ये नहीं देखेगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी इज सेकंड प्रायोरिटी, इज नॉट इवन इन द लिस्ट, है ही नहीं वो लिस्ट में सस्टेनेबिलिटी। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पावर में है, जो वेल टू डू है, उनको ये ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वहां से उनका इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है, वहां से कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां उन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। बट ओवरऑल कभी हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मतलब ये एक्सपेक्टेड ही है कि कहीं ना कहीं नेचर हो सकता है कि हमको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिखें, तब हम जाके लर्न करें और तब हम जाके थोड़ा फोर्सफुल डिसीजन लें इस पर। बिल्कुल वही होना, उसके अलावा कोई, क्योंकि तो बहुत छोटी सी चीज से हम देख सकते हैं, लिकर है, टोबैको है, सब चीजें हैं, कहीं लाइफ को तो सस्टेनेबिलिटी कम कर ही रही है चीजें, लेकिन चल रही दुनिया के अंदर। जी बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अवेयरनेस जगानी चाहिए, लेकिन फोर्सफुली तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, आज करे चाहे कल या परसों, यूएनओ इसमें रोल प्ले करे चाहे कोई रोल प्ले करे। थैंक्स सर। एक लेवल पे यदि इंडिविजुअल प्रयास भी किए जाए तो काफी उस पर भी कंट्रोल आता है। बहुत सारे ऐसी भी रिसर्च ये बात मैंने आपको कही, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल के प्रयास जब बड़े स्केल में बढ़ते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला जब नहीं होता है ना, तो फिर वो क्वैश हो जाता है पब्लिक। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अवेयरनेस दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जहां हो रहा है आदमी जाकर के वहां अटैक करना शुरू करता है। मार्क्सवाद इसीलिए फेल हो गया, अदरवाइज कम्युनिज्म की थ्योरी बहुत अच्छी थी, यही चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, वो मार्क्सवाद जाकर के यूनियन में कन्वर्ट हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनको बंद कर दो, मालिक को ये कर दो, वो कर दो, ये होने लगा। मास अवेयरनेस को भी तो जब मास अवेयर हो जाएगी तो उसको संभालेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई साहब, और जो है एक हैंड रेज है और भी। जी पुरुषोत्तम जी। हेलो जी भाई जी पुरुषोत्तम।
जी सर जी, प्रणाम सर। सर जी मैं एक छोटा सा किसान, जी मैं एक किसान हूँ सर। और मेरे आसपास का जो वातावरण है वो तो पेस्टिसाइड और कीटनाशक और ये हो रहा है। हमको तो नहीं मिला कल हरिओम नहाए। जी। वो तो कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होगा जरूर, लेकिन हम वहाँ से ये कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है सर? जी मैं अभी देख रहा हूँ कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। जी जी भाई सर प्लीज जी कंटिन्यू करें। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मैं जैसा एक छोटा सा किसान हूँ और स्थिति हमारे आसपास की है जिससे पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाएं से जो वर्ल्ड लेवल पे तो बैंड है, लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिकती है और बिना कीटनाशक के हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई कि आज से 30-40 साल पहले मेरे घर में मिर्ची होती थी, टमाटर होता था, वो सब खत्म हो गया। मतलब मैं किसान होते हुए भी मेरे को मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है। दूसरा, ये जो जल संरक्षण वाली जो बात आपने कही थी कि भाई जो सीमेंट कंक्रीट वाली परिस्थितियां थी, वो महानगरों में तो हजारों किलोमीटर आरसीसी हो गई है और वहाँ एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। ये परिस्थिति अब धीरे धीरे गांव में भी आने लगी। गांव में चारों तरफ आरसीसी हो गया, मकान बिल्डिंग आरसीसी हो गई और उसका पानी गवर्नमेंट खूब प्रयास करती है कि पानी जमीन में उतारना चाहिए, लेकिन कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई बात नहीं करता। 500 स्क्वायर फीट का आपको मकान बनाना है तो सर रूल्स है कि आपको पानी जमीन में उतारना ही है, लेकिन हजारों स्क्वायर फीट में मकान बिल्डिंगें बन जाती है, एक बूंद पानी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो एज ए किसान मैं मतलब कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करने से होता कुछ नहीं। मान लो मेरा 1 बीघा का खेत है और उसके आसपास धड़ल्ले से पेस्टिसाइड उपयोग किया जाता है, मैं जैविक उपयोग करता हूँ तो उसका इफेक्ट नहीं होता, मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा एक छोटा इंडिविजुअल में क्या कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा सा आप सजेस्ट करें जी। तो इसमें जो है नहीं, आपने बिल्कुल सही बात रखी। इसमें बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि जैसा हमारा सिस्टम बन गया है उस हिसाब से अब उस सिस्टम में उसमें हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना भी कभी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अभी इसमें यह है कि एक तो आपने बात करी वाटर वाली, कंक्रीट वाली, ठीक है। तो कंक्रीट सरफेसेस जो रहती हैं, इम्परवियस सरफेसेस, तो फिर क्या है, पानी अंदर फ्लो नहीं होता। पानी को जो है जैसे पानी को जो है कंक्रीट सरफेस के थ्रू फ्लो नहीं होता तो वो अंदर नहीं जा पाता। तो फिर हमारा जो वाटर टेबल है वो डाउन हो जाती है या फिर सारा बैलेंस बिगड़ता है उससे। तो उसके लिए तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे यूएस में और कहीं पे कई जगह मैंने देखा ये लोग क्या करते हैं कि और अपने वहां पे जैसे फुटपाथ बनाते हैं जिसको हम साइड वॉक बोलते हैं, फुटपाथ, तो वो ब्रिक्स के बनाते हैं। तो ब्रिक्स से क्या होता है, पानी अंदर चले जाता है और उसकी लाइफ अच्छी होती है। तो ब्रिक्स और टाइल्स जो ऐसी रहती हैं जिनके बीच में लाइंस गैप्स होती हैं, जैसे हमारे फुटपाथ भी बनाए जाते हैं, तो उसके थ्रू पानी चला जाता है। तो उससे इतनी, तो वो एक सोल्यूशन है। उस तरह के ऑप्शंस और भी हैं, उस तरह के काफी सारे सोल्यूशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा अडॉप्ट करें। तो ये है। बाकी इसके अराउंड हमको अवेयरनेस भी रेज करनी चाहिए कि जैसे फुल कंक्रीट की बजाय कैसे हम डिजाइन करें थोड़ा सा कॉन्शियसली कि थोड़ा सा पानी को जाने के लिए भी जगह रहे, ज्यादा हम पैटर्न्स को डिस्टर्ब नहीं करें, जो रेन वाटर है वो जाए। जो आपने फर्टिलाइजर की बात करी है, तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि जो हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है ओवरऑल वो डिग्रेड हो गई है इन सब केमिकल्स और इस फर्टिलाइजर्स के यूज से। तो अब डिग्रेड हो गई है तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई है, फर्टिलिटी कह सकते हैं, तो वो कम हो गई है। तो उसके कारण से अब हमको और ज्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, वरना उसके बिना ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं होगा इतना। तो ये चैलेंजिंग है। अब इसमें ये कर सकते हैं कि इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या जो ऑर्गेनिक वो जो है कंपोस्ट वो ज्यादा यूज कर लें। उससे यदि वो जितना हो सके वो ऑर्गेनिक वाला यूज करें और ऐसा यूज करें जिनमें हार्मफुल केमिकल्स कम हो। केमिकल्स वैसे तो सब में ही है, इस पे अभी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ज्यादा नहीं आए हैं। तो इसमें जो है सब टाइप के केमिकल्स मार्केट में, तो जो कम से कम केमिकल्स या ऑर्गेनिक या जो बायो बेस्ड है वो ज्यादा यूज करें। और किसी तरह से यदि कंपोस्ट मिल सके जो नेचुरल कंपोस्ट है तो उसको यूज किया जाए, तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये इस पे ज्यादा रेकमेंडेड रहता है। और इन चीजों की हम अवेयरनेस रखें आसपास, तो वो औरों को भी बताएं, तो ये इसके सॉल्यूशंस जो है ना ये वाले हो सकते हैं पॉसिबल।
जी, ठीक है कंपोस्ट भाई तो साहब। हमारे घर पे होता ही है सर, कंपोस्ट तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जी। मेरा जो कहना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है आसपास का, वो इतना जहरीला हो गया है कि हम एक मिर्ची का पौधा, मान लो जैसे हम घर के लिए लगाते हैं, 2-4 पौधे लगा लेते हैं, टमाटर के 2-4 पौधे लगा लेते हैं, तो वो परिस्थिति एकदम खत्म हो गई है। अब हम एक मिर्ची का पौधा या 2-4 मिर्ची के पौधे या टमाटर का नहीं लगा सकते, लगाते तो उसमें फल आएगा ही नहीं, चाहे हम नहीं कितनी जैविक खाद कितना भी डाल दें, जैविक दवाई उसका उपयोग कर लें, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है उसको ठीक करना बहुत असंभव जैसा हो गया। मतलब जी। हर एक किसान की कंडीशन ऐसी हो गई है, हम लोग सब मार्केट से लाना पड़ता है, और मार्केट से जो आ रहा है वो धड़ल्ले से जो पेस्टिसाइड और कीटनाशक ऐसे, जिनको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कर रखा है कि बैंड है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। इसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसान जानता नहीं, समझता नहीं, जब मार्केट से लाता है, छिड़काव करता है, उसको शारीरिक, उसके ऊपर, शरीर के ऊपर तो इफेक्ट हो ही रहा है, उसके आसपास के, उसके खुद के घर का वातावरण भी उसमें बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ये था कि जैसे कुछ अच्छी चीजें हैं, पर उसका उपयोग कैसे करें, मतलब प्रोडक्शन एकदम डाउन हो जाता है। हमने ये भी करके देखा है, मैंने 1-2 बीघे का गेहूं लगाया, उसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाला, कोई भी ये रासायनिक यूरिया नहीं डाला, पर उसके बाद उसका प्रोडक्शन एकदम जीरो जैसा हो जाता है, वो पैदा होता ही नहीं, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो ऐसी कंडीशन हो गई कि उसको बस बढ़ाते जाओ, ये रासायनिक खाद देंगे नहीं तो प्रोडक्शन निकलेगा नहीं। तो इस परिस्थिति में जो हमारा प्रोडक्शन है, क्योंकि अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा घर का खर्चा चलेगा नहीं, तो ये सारी बिल्कुल। परिस्थितियां बड़ी विचित्र हो गई है। और ये अंतिम सीढ़ी है किसान, वो किसान अन्नदाता है, वो जो पैदा कर रहा है कि वो हर एक चीज बिल्कुल। में कीटनाशक और पेस्टिसाइड डाल डाल के, और आने वाले जो इस वातावरण को भी दूषित कर रहा है, परिवार इसमें हमारे इधर कभी कोई कैंसर सुना नहीं था हमने, आज हमारे छोटे से गांव में 10-12-15 कैंसर के मरीज मिल जाते हैं। तो ये सब धन्यवाद बहुत ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। जी, धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। और देखिए तो चैटिंग भी है क्या, कोई प्रश्न है अमन जी? जी भाई साहब। जी बाबू जी, बाबूजी। चैटिंग में वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, इसमें बाबूजी प्रणाम, क्या इनका प्राणाग्नि जागृत होने पर सीने और गले में जलन और गैस बनती है, निदान क्या है? जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद जी का है कि अगर ये होता है, प्राणाग्नि जागृत होने से क्या ऐसी परिस्थितियां आती हैं बाबूजी? जी जी बाबूजी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। बाबूजी शायद हाँ जी, देखिए ये लाइफ सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि जिसे सत्यकाम जी ने जो अपने स्क्रीन शेयरिंग किया था तो 3 पिलर्स दिखाए थे, उसमें से इन्वायरमेंटल को पूज्य गुरुदेव ने एज इट इज रखा है, सोशल अपलिफ्टमेंट को भी एज इट इज रखा है, लेकिन जो सिर्फ इकोनॉमी लिया गया इसमें, तो इकोनॉमी को कहा कि केवल इकोनॉमी नहीं होता है, पर्सनल, उसमें लिखा है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, सेल्फ है, तो उसमें हम अपने थॉट मैनेजमेंट, अपने को सेल्फ मैनेजिंग शुरू करते हैं। तो इस वाले स्थिति में प्राणाग्नि भी कंट्रोल हो जाएगा, और उस स्थिति में हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़िया होगा। तो उसमें सेल्फ को पूरा एज होल ले लिया है, पूरा का पूरा चारों मैनेजमेंट्स को लिया है, इकोनॉमिक को भी लिया है, टाइम मैनेजमेंट को लिया है, थॉट मैनेजमेंट को लिया है, और अपने सेल्फ मैनेजमेंट को लिया है। तो ये ध्यान देने पर ये सब कंट्रोल हो सकता है। देखिए अगला चैटिंग देखते हैं क्या है। जी, आशीष कुमार गुप्ता जी का है, इसमें उन्होंने कहा है कि आज की कक्षा आनंदमय कोश पर है। सत्यकाम भैया चूंकि यूएस में सेटल्ड हैं, तो वे वहाँ के लोग जो भौतिकता की पराकाष्ठा पे हैं, उनके आनंद, और भारत के सामान्य लोग जो भौतिकता में उनसे काफी नीचे हैं, उनके आनंद में क्या अंतर देखते हैं? और दोनों ही स्थानों के लोग जब अध्यात्म के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, तो किसकी यात्रा अधिक सस्टेनेबल होती है? विदेश के लोगों की, जिनको धन का संग्रह भी पता है और उसमें वास्तविक सुख नहीं है, ये भी पता है, या फिर भारतीय लोगों की, जो न तो पर्याप्त धन के संग्रह का अनुभव है और इसी कारण उसकी निरर्थता का बोध भी नहीं है? जी भाई साहब, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट में उन्होंने ये पूछा है कि इसमें जो है किसका आनंद जो है अधिक सस्टेनेबल है, भारतीय लोग? जी बिल्कुल। तो इसमें जो इसको साइंस के एंगल से वैसे देख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के एंगल से भी, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो है, अब जैसे
यूएस में देखें, अमेरिका में देखें या डेवलप कंट्रीज में देखें, तो यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच को ज्यादा वो देखते हैं, और लोग यहाँ पे, जैसा मैं देखता हूँ, लोग काफी कॉन्शियस हो रहे हैं, काफी कॉन्शियस होते हैं लोग, इन्वायरमेंट को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग अपना कंजम्पशन को लेके और मटेरियल उसको लेके काफी कॉन्शियस हो रहे हैं। और दूसरा जो अब जैसे अपन और अंडर डेवलपमेंट, अब जैसे मान ली इंडिया में देखें, तो इंडिया में जो है अपने स्पिरिचुअलिटी वगैरह जो है, आध्यात्मिकता, उस एंगल से भी अपन देखें तो वो हमारा जो कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमें ऑलरेडी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ इंस्पायर करता है। जैसे हमारी जो डाइट हैबिट्स हैं, जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न है, जो हमारा ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी हमको इतना अच्छा से वो क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डायरेक्शन की तरफ इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन देता है, तो हम ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं ज्यादातर। तो यदि हम उनका ध्यान रखते रहे तो वो सही है, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो इंडिया, मुझे लगता है इंडिया के लिए सबसे इजी है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इंडियन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इंडिया में रहते हुए इंडिया के कल्चर और उसको यदि हम उस पे यदि वो करते रहें, तो उसको फॉलो करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, तो वो काफी इजी पड़ेगा हमारे लिए, चाहे डाइट हैबिट्स हैं, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे दूसरी हैबिट्स हैं। तो उस एंगल से ही है। दूसरा कि अब आपने पूछा कि भाई इसमें से प्रोग्रेस की आपने बात करी, किधर ज्यादा प्रोग्रेस भी हो सकती है, तो उस एंगल से देखें तो इसको ये देख सकते हैं कि इसमें जो है मटेरियल कंजम्पशन जो है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, वो हमें वो जैसे यहाँ पे जैसा लगता है लोगों को, तो वो लगता है कि भाई इससे सुख मिलेगा, पर अल्टीमेटली उससे है नहीं। और ये बात को रिकॉग्नाइज किया है साइंटिफिक बॉडी ने भी। तो वो कहते हैं कि इससे जो है हैप्पीनेस, जो है हैप्पीनेस वर्ड जो है, हैप्पीनेस किन चीजों से लिंक्ड है, तो उसको जो डिफाइन किया गया उसमें बहुत चीजें हैं और उसमें मटेरियल नहीं आता है। जब रिसर्च करी तो ये पाया गया, तो उन्होंने पाया कि हैप्पीनेस जो है बहुत चीजों से लिंक्ड है, जैसे रिलेशनशिप से, हेल्थ से, हमारा जो हमारे पास कितना लेजर टाइम है उससे, और भी बहुत चीजें बताइए, एजुकेशन, अवेयरनेस, बहुत चीजें हैं, और हमारा एनवायरनमेंट, इन सब चीजों से हैप्पीनेस लिंक्ड है, इसमें मटेरियल नहीं आता है ज्यादा। तो ये बात जो है, ये साइंटिफिक बॉडी ने भी अभी जो है इसको काफी रिकॉग्नाइज करी है, और यूएन में भी इसको जो है काफी डिस्कशन होता है इस पे। और ये जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, इसके अगेंस्ट इसको माना गया कि इसको रिप्लेस करके इस सिस्टम से लाया जाए। तो इसमें जो है इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इसमें प्रोग्रेस की तो बात वैसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अवेयरनेस बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, और लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, और भी चीजों से लिंक्ड है। तो ये मुझे एक चेंज दिखता है यहाँ पे। ठीक है भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, आज के सेशन को कंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि टाइम भी हो गया है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सत्यकाम जी को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद भी। और ये कि देखिए, इतना पहले तो हमको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पर क्लास लेना था, एज ए होल वर्ल्ड की स्थिति, और ये इतना एक बेहतरीन, माने हम लोग ग्रुप का एक सौभाग्य कहिए कि एक बेहतरीन वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये मंच पर आकर के अपने शोध निष्कर्षों का है, हांगकांग से लेकर के यहाँ तक का। तो अब अगले दिनों ये क्लास लेंगे पंचकोश पर ही, क्योंकि ये पंचकोश के भी उतना ही अच्छे रिसर्च स्कॉलर है, इसलिए इनकी शोध में इतनी रुचि हुई। जैसे आइंस्टाइन को बोलते थे पूज्य गुरुदेव ऋषि कहते थे, वो जितना एटॉमिक साइंस में, पार्टिकल फिजिक्स में आगे गए, उतना ही अपने आत्मा के भीतर भी आगे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग इनका है अनुभव, 5 साल का अनुभव, जो अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, और भारत वहाँ का भी आनंद ले रहे हैं, और भारत का भी आनंद ले रहे हैं। वहाँ पर इनके सर्किल्स में भी हैं, तो वहाँ भी योगा के प्रति काफी रुचि बढ़ रही है पूरे ग्लोबल स्तर पर। और युगांतरीय चेतना की जो वर्षा हो रही है आकाश में, ये पूरे विश्व के मेंटल स्टेट को, कॉस्मिक बॉडी को रिफाइंड करेगा, और अगले दिनों पूरे विश्व के मानव सभ्यता को बाध्य कर देगा कि हम अपने पैरों को समेटे और वहां ले जाएं जहां कि हम पीस एंड ब्लिस को पा सकें। विषयानंद लिया जा सकता है अधिक धन से ये सब करने का, वो तो पूरे ग्लोबल ही विषयानंद में फंसा है।
क्या ईस्टर्न क्या वेस्टर्न, इसमें तो बांटने का कोई बात ही नहीं। तो मानव का जो रीग है, यानी कि मेंटल मैग्नेटिक फील्ड है पूरे विश्व का, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज युगांतरी चेतना करता है। तो हम उसमें एक अच्छे साधक के रूप में हम सब अपनी भूमिका को बढ़ाएंगे, तो चाहे जहां भी जिस कंट्री में हो, भारत में हो या कहीं भी हो, तो वो घूम फिर कर ही आता है कि हम अपना अपना करो, अपने आप को द माइंड मेकिंग फिनोमेना। ठीक है, तो आज की कक्षा के यहीं पर बहुत आभार के साथ, और फिर अगले दिनों आपको जानकारी लेने और सुनने के लिए हम लोग बार बार आपके पास आएंगे, कॉल करेंगे जब जब हमें आपसे संबंधित विषयों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है अमन जी, धन्यवाद। शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी।